हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर सेफी और आज की हमारी सेकंड वीडियो स्टार्ट होती है। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था टैक्स क्या होता है। टैक्स एक चार्ज होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। अब ये पर्सन कौन होते हैं? सब पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जैसे कंपनी हो गया या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। इसमें बहुत सारी कैटेगरी ऐड की गई है, वो मैंने अपने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टैक्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स मींस जिसकी लायबिलिटी है वही पे करेगा, इनडायरेक्ट मींस जिसकी लायबिलिटी है उसको कोई और पे करेगा। पहले हम समझेंगे डायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स के केस में यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हम अपने एग्जांपल में लेंगे श्याम भैया को। श्याम भैया हमारे यहाँ काम करते हैं और उनको मंथ एंड में सैलरी मिल जाती है। अब उस सैलरी का क्या होगा सर? उस पर टैक्स लगाया जाएगा जो कि इनकम टैक्स होगा, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अब सर यहाँ पर जो इनकम है वो किसकी है? श्याम भैया की। टैक्स का बर्डन किस पे आ रहा है? श्याम भैया को। और पे किसको करना है? श्याम भैया को। ठीक है, यानी कि जो बर्डन है वो श्याम भैया पे, ये टैक्स का, और श्याम भैया इसको पे कर रहे हैं। अब हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट टैक्स के केस में। तो जब श्याम भैया को सैलरी मिल गई, उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में यानी कि इनकम टैक्स की पेमेंट भी कर दी। इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो उसको अपनी फैमिली और अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में श्याम भैया को नीड पड़ जाती है एक मोबाइल की, यानी कि उनको एक मोबाइल की जरूरत है, तो वो मार्केट में जाते हैं मोबाइल परचेज करने के लिए। अब जब वो मोबाइल परचेज करेंगे तो सेलर एक इनवॉइस बना के देगा जिसपे मेंशन होगा मोबाइल का प्राइस, और साथ में उसमें ऐड होगा जीएसटी। अब सर यहाँ जो श्याम भैया को पेमेंट करनी है वो मोबाइल के प्राइस के साथ साथ जीएसटी की भी पेमेंट करनी है। और जीएसटी की जो ये बर्डन आता है ये किस टाइम पर आता है? जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो, जैसा कि श्याम भैया ने मोबाइल परचेज किया। अब यहाँ जो जीएसटी का बर्डन आया यानी कि टैक्स का जो बर्डन आया, क्या ये श्याम भैया गवर्नमेंट को पे करेंगे? नहीं, ये श्याम भैया मोबाइल के प्राइस के साथ में जो जीएसटी ऐड है वो टोटल इनवॉइस वैल्यू तो वो सेलर को पे कर देंगे, यानी कि वो मोबाइल का प्राइस प्लस जीएसटी वैल्यू इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू को वो सेलर को पे कर देंगे। अब जो यहाँ पर लायबिलिटी पे करने का बर्डन आ जाता है वो आ जाता है सेलर पर, जो जिसने मोबाइल की सेल की है। सर हमने टाइप ऑफ टैक्स तो समझ लिया है, बट अब हम जो यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स में एक तो इनकम टैक्स आ गया जो कि मेजर एक्ट है, और दूसरा आ गया इसमें जीएसटी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है। तो पहले हम लेंगे जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है और इसके हमें पर मंथ कंप्लाइंस करने होते हैं। इनकम टैक्स के साल में एक बार करने होते हैं, तो इस वजह से हम पहले जो एक्ट लेंगे वो लेंगे जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी एक्ट कौन सा सर? उसको हम पढ़ते हैं आगे। अब ये जो जीएसटी एक्ट है इसको आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि आप इसको कैसे, किस रिटर्न को फाइल करेंगे या रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, और इसके साथ साथ में जो इसका लॉ होता है उसको भी आपको समझाया जाएगा। लॉ के थ्रू ही समझाया जाएगा, जिसमें सेक्शन और सब सेक्शन का भी रेफरेंस लिया जाएगा। जैसे कि सर हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया है, सेक्शन नंबर 1। अब इसमें बोलता है कि भाई ये जो आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये सीजीएसटी एक्ट है। सर जब गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट पास किया तो उस टाइम पर बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे जीएसटी को लाने के लिए। अब सर यहाँ पर मैं अगर एक्ट की बात करूँ, जैसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट हो गया, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट हो गया। अब सर मैं स्टेट की बात करूं, जितनी स्टेट होंगे उतने ही आपके टैक्स होंगे, और जितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी उतने ही आपके यूनियन टेरिटरीज एक्ट होंगे। जीएसटी को लाने के लिए कितने एक्ट पास किए गए? तो अप्रोक्स यहाँ पे 37-30 एक्ट को पास किया गया जीएसटी को लाने के लिए। सब पूरे लॉ को पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें जो मेजर टैक्स है सीजीएसटी एक्ट, हम इसके लॉ को ही लेके आपको पूरी क्लास प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि अब सर इसने बताया कि आप सेक्शन 1 में सबसे पहले इसने अपना नाम बताया, आप जो लॉ पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। अब इसके बाद ने बोला ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। सब पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 था और जल्दी में ही इस आर्टिकल को रिमूव किया गया। उसके बाद में जो भी लॉ इंडिया में एप्लीकेबल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो। इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज आ गई कि ये जो लॉ है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जर्नल वे में अगर कोई भी गवर्नमेंट लॉ पास करती है तो उसको पब्लिकली अनाउंस करना होता है, जैसा कि यहाँ सब सेक्शन 3 और सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन को अनाउंस किया गया है ऑफिशियल गैजेट, जो कि एक पब्लिक वेबसाइट होती है। गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करेगी इस वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, और यहाँ मान लिया जाएगा कि हमने सबको बता दिया कि इस टाइप का कोई एक्ट आया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है कि यहाँ ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन अपलोड करके आपको बता दिया गया है, और यहाँ मेंशन किया गया कि सर यहाँ पे ये जो एक्ट है जीएसटी एक्ट, यहाँ टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहेंगे, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी ऐसा ही हम सेक्शन को यहाँ पर ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, या सब सेक्शन को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। मतलब जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी ऐसी चेंजेस गवर्नमेंट इस जीएसटी एक्ट में करेगी। इसके बाद में सर सेक्शन 2 जो होता है, जनरली सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में बताता है, जो उसके वर्ड्स कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं लॉ में, उन वर्ड्स को बताता है। सर ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एक ही वर्ड्स
का बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे कि मैंने पर्सन की बात करी, पर्सन का मतलब आप क्या समझोगे, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, बट लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन की बात करो तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन में क्या आता है, इंडिविजुअल आ जाता है यानी कि इंसान। आर्टिफिशियल में क्या आता है, जैसे कि एक कंपनी होगी, पार्टनरशिप होगी या अदर जो भी मैंने आपको मेंशन की थी इस वीडियो में वो सब। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया है एड्रेस ऑफ डिलीवरी, जो कि हमें सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट में मिलता है। तो इसमें बताता है भाई डिलीवरी एड्रेस के बारे में। डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, जब आप एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे खाने के लिए करें या फिर कोई गुड्स को आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइम पे एक एड्रेस वहां मेंशन करता है, डिलीवरी एड्रेस। जहां पे आपको गुड्स मंगाना है उस एड्रेस को क्या कहते हैं, डिलीवरी एड्रेस। जैसा कि सर यहाँ सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर को। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, यानी कि एक पर्सन की टोटल इनकम को एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाता है। अब सर ये टोटल इनकम मीन्स जो आप सेल करते हो, सेल से जो आप कंसिडरेशन में आपको पैसा रिसीव होता है, ये उसकी बात करता है। यहाँ हम समझेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में किस एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है और किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर दिया गया टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और इंटरस्टेट सप्लाई को भी इंक्लूड किया जाता है। और सर साथ में अगर एक पर्सन ने, पर्सन मीन्स चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, अगर एक पर्सन ने एक पेन नंबर पर, सेम पेन नंबर पर बहुत सारे GST नंबर ले रखे हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा GST नंबर ले रखे हैं, चाहे वो सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट में हो, वो मैटर नहीं करेगा। अगर उसने बहुत सारे GST नंबर ले रखे हैं तो जितने GST नंबर पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि जो भी इसका टर्नओवर है, सबको मिलाकर के एक टर्नओवर बनेगा जिसको एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, श्याम भैया ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने अपनी 4 ब्रांच भी स्टार्ट की। अब इन्होंने 5 GST नंबर लिए, एक तो मेन हेड ऑफिस का और 4 ब्रांच का। सबने 1-1 लाख रुपए की सेल की तो एक हेड ऑफिस और 4 ब्रांच होगी, यानी कि 5 लाख रुपए का इसने एग्रीगेट टर्नओवर कलेक्ट किया। अब यहाँ जो श्याम भैया का एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ गया, 5 लाख। 4 लाख तो ब्रांच से और 1 लाख मेन हेड ऑफिस से। और सर किस एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा टैक्सेस को। सर कौन से टैक्सेस, टैक्सेस मीन्स जो आप GST पे करेंगे उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आता है इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई मीन्स परचेज, अगर आप कोई परचेज करते हैं उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है, अब जैसा कि अभी हमने GST में डिस्कशन किया कि हम गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी तो पे करते हैं, परचेज के टाइम पे पे कर देते हैं, बट वो हम कैसे देते हैं, पहले हम सेलर को देंगे और सेलर गवर्नमेंट को, यानी कि इनडायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, हमारे बिहाफ पे सेलर पे कर देगा। बट RCM के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली हमें पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल था हमारा श्याम भैया का, श्याम भैया ने मोबाइल परचेज किया और जो वहां पर GST की अमाउंट थी उसको पे कर दिया सेलर को और सेलर ने पे कर दिया गवर्नमेंट को। अगर ये मोबाइल की जो सप्लाई RCM कैटेगरी में आती है तो इस केस में क्या होगा, श्याम भैया जो पे करेंगे ओनली जो गुड्स का प्राइस होगा वो तो पे करेंगे सेलर को, और उस पर जो GST लगी होगी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसको बोलते हैं RCM। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट का फॉर्मेट होता है वो ब्रेक हो जाता है और डायरेक्टली ही जो बायर है वो ही पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। अब सर एग्रीगेट में हमने पढ़ा टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई होती क्या है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस भी गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स लगता है वो टैक्स सप्लाई कहलाती है। जैसा कि सर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने जो गुड्स की सेल की वो की 2 लाख रुपए की और उस पर GST लगाया गया 18% के हिसाब से, यानी कि 36,000 रुपीज। अब यहाँ पर जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू आती है वो आती है 2,36,000 रुपीज का, मतलब वो इस सप्लाई पे टैक्स लगाया गया है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। सर एग्रीगेट टर्नओवर में हमने एक वर्ड और यूज किया था एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये क्या होता है सर, जिस सप्लाई पे GST की वैल्यू 0 होती है उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, लाइक आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया या मूंजी होगी, इस टाइप से कुछ भी अगर वो हमने परचेज किया है तो वहां पर गवर्नमेंट ने उस आइटम को एग्जेम्प्टेड डिक्लेयर किया हुआ है GST एक्ट में। तो यहाँ पर जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ओनली जो गुड्स की पेमेंट होगी वही पे करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो चावल गेहूं या मूंजी की जो भी पेमेंट है वो 2 लाख रुपए है और वही हमें पे करना है, उस पर GST पे नहीं करता, इसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। हमने एक वर्ड और यूज किया था इंटरस्टेट सप्लाई। सर ये क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई का मीन्स होता है कि अगर कोई भी सेलर सप्लाई करता है यानी कि सेल करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, अगर कोई भी सेलर सेल करता है, यूपी का सेलर है सेल करता है हरियाणा में, तो उस केस में वो सप्लाई की जो कैटेगरी होगी वो होगी इंटर स्टेट सप्लाई। अगर यहाँ पर सिंपल वे में बोलो तो जहां भी स्टेट चेंज हो जाती है
सप्लाई के केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है। और सर यहाँ पर हमने एक वर्ड और यूज किया था नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में, जो कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? तो सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है जो कि जीएसटी एक्ट के अंडर में आती ही नहीं है, यानी कि ऐसी सप्लाई जिसको जीएसटी एक्ट ने कवर ही नहीं किया। तो ऐसी कौन सी सप्लाई होती है? सर जीएसटी एक्ट में मेंशन किया गया या तो पेट्रोल या फिर अल्कोहल, इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्या सर इसका मतलब है कि इन दोनों आइटम पे जीएसटी नहीं लगता है? यस सर, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। क्या सर इसका मतलब ये भी है कि इस पे टैक्स ही नहीं लगता है? इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगता है सर, टैक्स तो लगता है बट अलग टैक्स लगता है जीएसटी से अलग, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में और भी टैक्सेस आते हैं जो कि पेट्रोल और अल्कोहल पे लगते हैं। और सर यहाँ पर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के टैक्सेस जीएसटी में होते हैं। यहाँ पर 3 टैक्स मेंशन किए गए हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब सर इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये किस टाइप के टैक्स और कब लगाए जाएंगे। जैसे कि सर यहाँ पर मैं बात कर दूं कि कोई भी सेलर सेल करता है और सेल करता है दिल्ली से हरियाणा, यानी कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है। तो जिस सप्लाई के केस में स्टेट चेंज हो जाती है या इंटर स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आता है, उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। जिस सप्लाई के केस में स्टेट सेम होती है, यानी कि सेल की जा रही है विद इन स्टेट सेम स्टेट में, तो उसके केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स पे करना होगा। जैसा कि सर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हमने कोई भी 2 लाख रुपए की सप्लाई की, वो सप्लाई हमने, यानी कि मैं जो रजिस्टर्ड हूँ वो कहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ? दिल्ली में, बट ये जो मैं सेल कर रहा हूँ ये हरियाणा में कर रहा हूँ। तो इसके केस में मुझे इंटीग्रेटेड टैक्स पे करना होगा, यानी कि जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस पे मैं लिखूंगा उस गुड्स का प्राइस यानी कि 2 लाख रुपए, साथ में जीएसटी नहीं लिखूंगा वहां पर, वहां लिखूंगा आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी लिखूंगा और देन वहां पर 36,000 मेंशन कर दूंगा 18% के अकॉर्डिंग। तो मैंने वहां आईजीएसटी मेंशन कर दी, उस पर वैल्यू लिख दी आईजीएसटी के सामने, जो भी मेरी टैक्स की वैल्यू है वो मैंने मेंशन की और देन टोटल इनवॉइस वैल्यू वहां पर मैं कर दूंगा। सर इसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के केस में, यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की अंडर में। तो हमारे एग्जांपल में अगर हम 2 लाख रुपए की सप्लाई करते हैं और मैं जो रजिस्टर्ड हूँ वो मैं दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हूँ और सप्लाई कहाँ करता हूँ? विद इन स्टेट, यानी कि दिल्ली में ही मैं सप्लाई करता हूँ। तो इसके केस में 36,000 की मुझे टैक्स पे करना होगा। बट जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा मैं कैसे मेंशन करूंगा उस टैक्स को? पहले तो मैं लिखूंगा वहां पर गुड्स की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू क्या होगी? जो 2 लाख रुपए का मेरा गुड्स है वो। तो उसके बाद में मैं मेंशन करूंगा सीजीएसटी, सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं मेंशन करूंगा 18,000 रुपए। इसके बाद में एसजीएसटी, एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मैं उसके सामने 18,000 मेंशन कर दूंगा। अब इनका टोटल करेंगे तो 36,000 आएगा। इसका मतलब सर हो गया यहाँ पर टैक्स रेट तो 18% है। अगर आप विद इन स्टेट करते हो तो 9 डिवाइड कर दीजिए, सीजीएसटी में 9, एसजीएसटी में 9। अगर आप आउटसाइड स्टेट करते हो यानी कि दिल्ली से हरियाणा में करते हो तो उस केस में आपको आईजीएसटी लिखना होगा और 18% मेंशन कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको टैक्स तो 18% पे ही कर रहे हैं। सेम स्टेट के केस में वहाँ डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल स्टेट में, और आईजीएसटी के केस में डिवाइड नहीं होता है। सर आईजीएसटी के केस में डिवाइड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किस सरकार को कितना पे करना है, और यहाँ पे कुछ सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम आगे आपको समझाएंगे। सर यहाँ पर हम 18% आईजीएसटी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टैक्स डिफाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किसको कितना पे करना है और किस गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ पे सर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं यूपी का बंदा हूँ, अगर मैं हरियाणा में सेल कर रहा हूँ, यूपी से माल जाएगा दिल्ली से होते हुए हरियाणा में। अब यहाँ पर 3 स्टेट आ गई, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। अब किस गवर्नमेंट को पे करना है और फिर कितना पे करना है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 बनाया और वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, और वो गवर्नमेंट की टेंशन हो गई। जहाँ पे सीधा बोला गया रजिस्टर्ड पर्सन से कि आप आईजीएसटी में मेंशन कर दो उस सप्लाई को और देन हम आपस में बांट लेंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा सर एक पॉइंट आता है कैपिटल गुड्स क्या होता है। सर अगर मैं यहाँ पे एक सेलर की बात करूँ, यहाँ मैं श्याम भैया का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर श्याम भैया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइक वो मोबाइल का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने में उनको क्या चाहिएगा? मोबाइल तो चाहिए, उसमें डील करेंगे, बट उसके साथ में उनको चाहिएगा एक टेबल, चेयर, में भी उनको एसी भी लगवानी पड़े, एसी भी रखना पड़े, या कुछ उनको वाटर कूलर या इस टाइप की भी चीज़ें ऐड करनी पड़े जो कि उस बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगी। अब मोबाइल सेल करेंगे, इसका मतलब हाथ में पकड़ के तो खड़े होंगे नहीं, उसको रखने के लिए रैक भी चाहिए, यानी कि फर्नीचर भी बनवाना पड़ेगा। तो अब ये जो फर्नीचर, चेयर, कुर्सी है, यानी कि मोबाइल को छोड़कर जो और आइटम है जो कि उस गुड्स को बेचने के लिए हेल्प करेंगे, बिजनेस चलाने के लिए हेल्प करेंगे,
तो उन चीज़ों को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल है चेयर, टेबल और फर्नीचर और इसके साथ में एसी, तो इस टाइप के जो आइटम है वो कैपिटल गुड्स होते हैं। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ वो गुड्स होता है। अब सर यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पे कैसे करेंगे? कैश में पे करना है कि गवर्नमेंट के पास जाना है पे देना है गवर्नमेंट को? नहीं। या यूपीआई आईडी गवर्नमेंट हमें देगी? नहीं। या बैंक डिटेल देगी? नहीं। वो आपको एक कॉमन पोर्टल देगी, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया और सबके वहां सेपरेट अकाउंट बना दिया है। जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट चला सकते हैं और उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। तो उस पोर्टल को लॉग इन करने के बाद में वहीं आप अपनी वहां सेपरेट अकाउंट पर आप अपनी सेल की डिटेल्स मेंशन करेंगे, परचेज की डिटेल मेंशन करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो भी पेमेंट करेंगे, या और अदर कोई डिटेल्स आपको चेक करनी है वो सभी आप जीएसटी पोर्टल पर देख सकते हैं। इसलिए उसको कॉमन पोर्टल बोला गया है। पोर्टल तो कॉमन है बट उसमें जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं सबके अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि श्याम भैया ने 2 बिजनेस स्टार्ट किए, 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए, तो दोनों के ही रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे और दोनों के सेपरेट अकाउंट होंगे। और दोनों की जो जीएसटी लायबिलिटी है वो जो जीएसटी नंबर उनको मिला है, सेपरेट जीएसटी नंबर मिलेगा दोनों ही बिजनेस पर, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें पे करना है। यानी कि एक्स बिजनेस की कोई इनकम है या सेल है तो एक्स वाले पोर्टल पर ही करनी है, और वाई बिजनेस की कोई भी सेल है या इनकम है वो आपको वाई पोर्टल पर ही मेंशन करनी होगी। तो उसके लिए इस टाइप का एक कॉमन पोर्टल आपको दिया गया है, जिसपे एक लॉगिन का बटन है। लॉगिन कीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, देन आप अपने लॉगिन पोर्टल को देख सकते हैं। तो इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको समझने से पहले हमें इनपुट वर्ड को समझना होगा। सर इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है गुड्स, यानी कि यहाँ जो जीएसटी एक्ट में इनपुट को डिफाइन किया गया है वो एज ए गुड्स डिफाइन किया गया है। इसके बाद में इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया डेफिनेशन में, इनपुट सर्विस। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बताया गया है कि जो आप सर्विस लेते हैं, यानी कि जो आप परचेस करते हैं, इनपुट गुड्स हो, अगर गुड्स है तो गुड्स के केस में इनपुट, अगर सर्विस है तो सर्विस के केस में इनपुट सर्विस कहा जाएगा। अब इसके साथ में सर इनपुट के साथ में एक वर्ड और ऐड कर दिया जाता है लॉ में, इनपुट टैक्स। ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जो आपका इनपुट यानी कि गुड्स था या इनपुट सर्विस थी, उस पर जो जीएसटी की वैल्यू है उसे जीएसटी एक्ट में इनपुट टैक्स कहा गया है। अब सर यहाँ पर इनपुट टैक्स तो बोल दिया, अब इसके आगे एक वर्ड और ऐड कर दिया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि पूरा जीएसटी जो बेस है वो इसी के ऊपर है। इसी वजह से जीएसटी आया, और जब जीएसटी आया गवर्नमेंट जो बेनिफिट गिना रही थी वो इसी पॉइंट को लेकर बार बार बोल रही थी कि इसके आने के ये फायदे हैं। ये मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सर इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम एग्जांपल के साथ में डिटेल में समझेंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से भी समझना होगा, कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है इस पॉइंट को लेकर आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले हम लेंगे परचेस, यानी कि श्याम भैया अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, टेबल चेयर ये सब तो वो ला के उन्होंने पूरा सेटअप जमा दिया, बट गुड्स भी तो चाहिएगा जिसमें वो डील करेंगे, तो उसके लिए वो मोबाइल परचेज करके लाते हैं कंपनी से। और जब कंपनी से परचेज करेंगे तो मैंने बताया परचेज के टाइम पे आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। यानी कि अब यहाँ पर श्याम भैया जब गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर वो टैक्स की जीएसटी की पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद में वो शॉप पर जाएंगे, उन मोबाइल को लगा देंगे बेचने के लिए। अब जब वो उन मोबाइल को बेचेंगे उस टाइम पे वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो गुड्स परचेज कर रहे हैं श्याम भैया था, और परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करना होता है। और जीएसटी किसको? डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टमर है वो श्याम भैया को जीएसटी पे करेंगे और श्याम भैया पे करेंगे गवर्नमेंट को। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि कस्टमर से कलेक्ट करेंगे श्याम भैया जीएसटी और गवर्नमेंट को पे कर देंगे। बट यहाँ पे अब जब वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया, सेल डिटेल्स अपलोड कर दी, अब आती है टैक्स पेमेंट करने की बात, जिसको हम जीएसटीआर 3B में टैक्स की पेमेंट करते हैं। अब जीएसटीआर 3B में श्याम भैया देखते हैं अगर टैक्स की लायबिलिटी तो काफ़ी बन गई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि गुड्स परचेज किया 1 लाख का और 18,000 की जीएसटी पे कर दी, और जब उसको सेल करते हैं उस गुड्स को 2 लाख का सेल किया, उस पर 36,000 इसकी लायबिलिटी है जो श्याम भैया ने कलेक्ट किया है किससे? कस्टमर से। और उसको पे किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। अब इनको यहाँ 36,000 पे करने हैं। अब यहाँ श्याम भैया के दिमाग में एक डाउट आता है, सर जब मैंने परचेज किया मैंने 18,000 रुपये की लायबिलिटी पे करी, और उसके बाद में जब मैं कस्टमर उसका खरीद रहे हैं 36,000 की पे कर रहे हैं, तो आप इतना सारा टैक्स लोगे? गवर्नमेंट ने बोला नहीं श्याम, आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा। आपको कितना पे करना पड़ेगा? आप 36,000 की आपकी लायबिलिटी है, बट इस पर ऑलरेडी आप 18,000 परचेज के टाइम पे कर चुके हो इस गुड्स पर जो आपने बेचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर?
यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि सैम आपकी 36,000 की लाइबिलिटी है जो कस्टमर से आपने कलेक्ट किया और मुझे पे करोगे, उसमें से 18,000 माइनस कर दो जो कि आप ऑलरेडी मुझे पे कर चुके हो। कब? परचेस के टाइम पे। 1 लाख का गुड्स परचेस किया, 18,000 की जीएसटी पे की श्याम भैया ने, तो उस टाइम पे तो 18,000 पे किए थे ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है वो 18,000 लेस करके बाकी 18,000 आपको पे मुझे करना है। अब वो करना है आपको कैश में। अब सर ये मतलब ये कैसे पता लगा गवर्नमेंट को कि 18,000 की सब मतलब परचेज भी की थी श्याम भैया ने? तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी पोर्टल बना रखा है ना, इसमें जब आप सेल डिटेल्स अपलोड करोगे तो यहाँ पे एक यूनिक जीएसटी नंबर होता है जो कि आपको GSTR1 में अपलोड करेंगे। अब जब GSTR1 में अपलोड करेंगे तो जिसका वो जीएसटी नंबर यूनिक जीएसटी नंबर है उसके पोर्टल पर वो इनवॉइस एज ए परचेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बायर के पोर्टल पर मेंशन करेगा आपने इस पर्सन से इतने रुपए की परचेस की है। तो यहाँ गवर्नमेंट को भी पता लगता है, श्याम भैया को भी पता लग जाता है हाँ जो मैंने परचेस की थी वो पोर्टल पर शो हो चुकी है। गवर्नमेंट को पता लगता है हाँ इस पर्सन ने परचेस की है, तो उतना इसको क्रेडिट मिल जाएगा जितना पोर्टल पर शो होता है। सर आगे हम आपको GSTR1 और 3P ये सब प्रैक्टिकली समझाएंगे, तो हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहें। अब कोई भी पॉइंट मिस ना करें, अगर आप अभी मिस करते पॉइंट को तो आगे आपको दिक्कत आएगी। अब सर हम एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के टाइम पे श्याम भैया ने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, 18,000 रुपए की जीएसटी साथ में पे कर दी, यानी कि 1,18,000 पे कर दिया टोटल परचेस के टाइम पर। और जब उस गुड्स को 2 लाख रुपए का सेल करते हैं, सेल करने के टाइम पे 36,000 की उसकी जीएसटी लाइबिलिटी बन जाती है जो कि वो कस्टमर से यानी कि श्याम भैया कस्टमर से लेंगे और देन गवर्नमेंट को देंगे। इसके बाद में जो 36,000 की लाइबिलिटी है जो श्याम भैया ने GSTR1 में मेंशन कर दिया कि इतनी मैंने सेल किया और 36,000 की जीएसटी भी कलेक्ट की है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। बट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला ये 2 तरीके से पे होगी। एक तो उससे लेस कर दीजिए जो आप ऑलरेडी परचेस के टाइम पे कर चुके हो, यानी कि श्याम भैया ने 18,000 रुपए पे किए थे परचेस के टाइम पर, तो उस 18,000 को बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और बाकी जो बैलेंस बचता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस होने के बाद में, यानी कि 36,000 की लाइबिलिटी 18,000 माइनस कर दिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपको कैश में पे करना होगा। यानी कि जो एक्चुअल लाइबिलिटी पे करनी है वो आपको 18,000 पे करनी है और आप 18,000 परचेज के टाइम पर पे कर चुके हो। सब मुझे लगता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये जो टॉपिक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि डिटेल में पढ़ा गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपना इंटर स्टेट सप्लाई, जिसमें हमने बताया था आउटसाइड स्टेट कोई भी सप्लाई करते हैं तो उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है। तो सर अब इसका ही अपोजिट है, इसका ही अपोजिट क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि इंटर आउटसाइड स्टेट, इंट्रा मीन्स विद इन स्टेट अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं, जो कि मैंने टाइप ऑफ टैक्स के टाइम पर भी समझाया था कि अगर आप विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी वो CGST और SGST। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझते हैं, अगर आप विद इन स्टेट करते हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आपको CGST और SGST टैक्स लगाना होगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उसके केस में आपको IGST लगाना होगा क्योंकि वो विद इन स्टेट नहीं है, आउटसाइड स्टेट है, यानी कि यहाँ से स्टेट चेंज हो जाती है। तो सर समझ गए होंगे जहाँ तक है कि इंटर स्टेट मीन्स आउटसाइड स्टेट और इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट। यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट को लेकर। अभी सर मैंने बोला था जब श्याम भैया मोबाइल परचेज करते हैं तो उस टाइम पर वो जो सेलर है वो एक इनवॉइस बना के देगा जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होगी कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस कितना है उसका, उस पर GST भी लगी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस। इसका मतलब हो गया अगर सेलर कोई भी सेल करता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स बनाएगा टैक्स इनवॉइस के नाम से और वहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन करेगा और टैक्स की डिटेल भी मेंशन करेगा, जो कि और वही सेम डिटेल्स जो उस इनवॉइस पे दी गई है वो GST पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। और इसके बाद में सर आता है क्रेडिट नोट। जो गुड्स परचेज किया है सेलर से, मैं यहाँ पे श्याम भैया का एग्जांपल ले लेता हूँ। श्याम भैया ने मोबाइल परचेज किया सेलर से, बट उसमें मोबाइल को पसंद नहीं आया। जब वो उस मोबाइल को वापस देगा तो श्याम भैया उसको एक डेबिट नोट देंगे कि मैंने ये इनवॉइस परचेज किया था और इसका मुझे ये इनवॉइस रिसीव हुआ था। वहाँ इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना होगा कि मुझे उस टाइम पे ये इनवॉइस रिसीव हुआ था और अब ये मैं गुड्स वापस दे रहा हूँ आपको। अब जब वो ले लेगा तो उसकी रिसीप्ट देगा, हाँ ये गुड्स मुझे मिल चुका है वापस, तो उसके लिए वो रिटर्न की क्या रिसीप्ट देगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मीन्स
कि वो वहाँ पर जैसा डेबिट नोट है ना वही सेम वैल्यू क्रेडिट नोट में देगा और देन वो पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। यानी कि यहाँ सेलर दो डिटेल्स अपलोड करेगा, एक तो इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस और दूसरा क्रेडिट नोट जो कि रिफ्लेक्ट होगी बायर के यानी कि श्याम भैया के जीएसटी पोर्टल पर। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी आप सेल करोगे, सेल के टाइम पर आप टैक्स इनवॉइस दोगे और उसके बाद में अगर बायर रिटर्न करेगा तो वो डेबिट नोट देगा और उस डेबिट नोट के बिहाफ पे आपको काटना होगा क्रेडिट नोट। और सर ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो आगे अगर हम कभी भी यूनियन टेरिटरी का नाम लेंगे तो आप समझ जाइए कि हम इन यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ मेंशन की गई हैं। आई होप सर ये सभी चीजें आज को समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब लॉ की बात करोगे तो वहां पे आपको जो ये वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और इससे आपको लॉ भी समझ में नहीं आएगा जब हम लॉ की बात करेंगे। तो आप इनको सही से देखिएगा और समझिएगा कि ये क्या होता है और जो हमने पढ़ा है वो डिटेल में समझिएगा कि क्या होता है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो बीइंग अकाउंटेंट की टीम आपकी हेल्प करेगी आपको उसको समझाने में। बस आप एक कमेंट कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। और सर अब इस बीइंग अकाउंटेंट की जो वीडियोस है इनको शेयर कीजिए क्योंकि हमारी वीडियो अब आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी और इसमें हम जल्दी पूरा जीएसटी कवर कर लेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप और आपके फ्रेंड्स भी जीएसटी के बारे में सही से समझ सकें और एक अच्छा अकाउंटेंट बनने में उनको हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके।